Good morning students, we are starting a new chapter विद्युत धारा and new unit also क्योंकि हमने जो फर्स्ट 4 चैप्टर्स किए थे वो आपकी फर्स्ट यूनिट में आते हैं और आपका 5th और 6th चैप्टर है विद्युत धारा और किरचॉफ्स लॉ जो है वो आपकी सेकेंड यूनिट में आते हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं आज विद्युत धारा। विद्युत धारा हमने वैसे भी बहुत बार पढ़ा हुआ है और जनरली आप उससे परिचित भी हो, फिर भी एक बार फिर से इसी चीज़ को देखते हैं कि क्या होती है विद्युत धारा। तो हमने शुरू से ही पढ़ा हुआ है कि आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। क्या कहते हैं? आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी हम चालक ले रहे हैं, ठीक है, किसी भी चालक में आप ये ऐड कर लीजिए, इसमें चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। और विद्युत धारा को हम करंट किससे नोट करते हैं? I से। The flow of current, okay, flow of charges is known as current. The rate of change of flow of charges. जब भी हम किसी भी चेंज की बात करते हैं किसी भी टाइम के साथ, तो I is equals to dq upon dt. This is the definition of electric current. The flow of charges, है ना? तो जो चार्जेस का फ्लो होगा उसका अगर रेट निकालने का मतलब है कि हम उसमें टाइम के साथ साथ उसमें कितना डिफरेंस आ रहा है, ठीक है? तो डिफरेंस इन द चार्जेस, है ना? और फ्लो हो रहे हैं चार्जेस, तो किसके साथ फ्लो हो रहे हैं? टाइम के साथ उसकी वैल्यू में भी चेंजेस होंगे, तो हम कहेंगे द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। फ्लो ऑफ चार्जेस, ओके। अब जैसे अगर हम इसकी यूनिट निकालना चाहें, ठीक है, तो I is noted by the unit एम्पियर, okay, and 1 ampere will be equal to the unit of the charge is coulomb. 1 coulomb per second, है ना? इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? 1 ampere is coulomb per second, okay। अब अगर आप देखेंगे कि जो चार्जेस का जो फ्लो होता है हमें से कहाँ से कहाँ होता है? फ्रॉम द पॉजिटिव टू नेगेटिव, है ना? तो जो चार्ज अगर किसी दो टर्मिनल है किसी भी बैटरी के, तो फ्रॉम करंट का हम डायरेक्शन कैसे शो करते हैं? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। आप कहेंगे इसका मतलब हमारी करंट कैसे होनी चाहिए? एक वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए, है ना? आप ये कहेंगे कि जब करंट को किसी को भी चीज़ को जब डायरेक्शन शो करते हैं वैल्यू, तो वो चीज़ क्या होती है? हमारी वेक्टर होती है, लेकिन करंट जो होता है वो वेक्टर नहीं होता है, ये एक स्केलर होता है। क्यों होता है स्केलर? इसका आंसर ये है कि जिन दो क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रहा है, मतलब कौन कौन सी क्वांटिटीज? एक पर तो डिपेंड कर रहा है चार्जेस पर, विच इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी, एंड टाइम इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी। दैट्स व्हाई करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। करंट कैसी क्वांटिटी होती है? धारा एक अदिश राशि होती है, क्योंकि जो जिन दो पर ही डिपेंड करती है, किन पे डिपेंड करती है? चार्ज, वो भी कैसी है हमारी पास? स्केलर है, और टाइम जो है वो भी स्केलर है, दैट मींस दिस इज स्केलर। और फर्स्ट रीजन तो ये होगा, और सेकंड रीजन इसका ये है कि ये अगर वेक्टर है तो वेक्टर एडिशन को, वेक्टर के जो लॉज होते हैं उनको फॉलो करना चाहिए। तो डज नॉट फॉलो वेक्टर एडिशन, है ना? कि अगर जैसे हमें करंट को हमें जब भी ऐड करना होता है, जैसे अगर किसी भी जो हमारा कंडक्टर है उसमें करंट तो हो रही है और उसकी दो ब्रांचेस में अगर फॉलो होती है, यहाँ से जाएगी तो उसमें थोड़ा पार्ट में यहाँ डिवाइड हो जाएगी, थोड़ी यहाँ डिवाइड हो जाएगी। I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2। हम जनरली इसको नॉर्मल वे में जैसे जोड़ते हैं वैसे जोड़ते हैं, वेक्टर एडिशन से हम इसको ऐड नहीं करते हैं, इसलिए ये एक ऐसी क्वांटिटी हो गई, स्केलर क्वांटिटी हुई, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ओके। नेक्स्ट इसका टॉपिक है करंट डेंसिटी। डेंसिटी हम कभी भी किसी चीज़ की निकाल लेते हैं तो कैसे निकालते हैं कि जो भी एरिया होता है उसमें हम एरिया या वॉल्यूम से हम डिवाइड करते हैं। नॉर्मल हम डेंसिटी ऐसे निकालते हैं। तो अगर हमें करंट डेंसिटी निकालना है, मतलब धारा घनत्व, तो करंट की अगर डेंसिटी निकालनी है, दैट मीन्स एक यूनिट एरिया से जितनी करंट फ्लो हो रही है उसे हम कहेंगे करंट डेंसिटी। तो अगर जैसे हमने कोई एरिया लिया है ना, और इस एरिया के जब हम परपेंडिकुलर एरिया लेते हैं तो होता है वेक्टर, है ना? तो ये होता है एरिया वेक्टर डेल एस, अगर इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम लेते हैं, और इसमें अगर डेल आई करंट फ्लो हो रही है
तो डेल जे विल बी इक्वल टू डेल आई अपॉन डेल एस। तो अगर हमें किसी यूनिट पर यूनिट टाइम के लिए अगर इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो डी एस की जो वैल्यू हो जाएगी लिमिट डेल टी टेंडिंग टू 0 डेल आई अपॉन डेल एस। ओके, तो ये हो जाएगा डी जे। ठीक है, तो अगर हम आई की वैल्यू जे की वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये बन जाएगा हमारे पास डी आई अपॉन डी एस। जितनी करंट एक यूनिट एरिया से फ्लो हो रही है ना, जो धारा एकांक सदिश से फ्लो हो रही है उसकी एकांक क्षेत्र से जो बह रही है उसे हम कहेंगे धारा घनत्व, क्योंकि हमने घनत्व निकाला है। घनत्व निकाला इसका मतलब क्या, हमने किससे डिवाइड कर दिया इसको, इसके एरिया से डिवाइड कर दिया। ओके, तो अगर एरिया से डिवाइड करें और इससे जे की वैल्यू निकालना चाहें इसी से, तो जे इज इक्वल्स टू डी आई अपॉन डी एस। तो अगर डी आई की वैल्यू निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा, जे डॉट डी एस। क्योंकि ये मैंने डॉट क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर जो करंट डेंसिटी है जे, वो भी स्केलर क्वांटिटी हो गई, ये भी स्केलर क्वांटिटी हो गई। अब आई की जब वैल्यू निकालना चाहे तो इंटीग्रेशन ऑफ जे डॉट डी एस। ओके, अच्छा, यहाँ पर एक चीज और हम इस तरीके से ले सकते हैं कि अगर जो करंट है आई और जो एरिया है एस डी एस जो हम ले रहे हैं, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में नहीं हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे एरिया का वेक्टर यहाँ तो हमने परपेंडिकुलर डायरेक्शन दे दिया था, अगर एरिया का इसके करंट के रेस्पेक्ट में अगर हम डायरेक्शन निकालना चाहे वो डायरेक्शन कैसी हो, किसी न किसी एंगल थीटा पे हो, तो हम क्या सीधे लिखेंगे यहाँ पे डी आई अपॉन डी एस कॉस थीटा, और जे इज इक्वल टू जगह जे डी एस कॉस थीटा, और जे डी एस कॉस की जगह हम लिख सकते हैं जे डॉट डी एस। दैट मीन्स जो डी एस है वो भी वेक्टर एरिया है, क्योंकि हम उसे किसी न किसी डायरेक्शन में ले रहे हैं यहाँ पे, तो दिस इज ऑल्सो वेक्टर और करंट डेंसिटी इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी। बट अगर हम किसी भी दो चीज़ों का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो बनने वाली क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर होती है। तो ये तीसरा रीजन आप दे सकते हैं कि करंट जो है वो स्केलर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि ये करंट डेंसिटी और एरिया का स्केलर प्रोडक्ट होता है। ओके, डॉट प्रोडक्ट जिसे हम अदिश ग्रहण कर लिया, तो ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू जे डॉट डी एस। और अगर हम इससे जे की यूनिट निकालना चाहें, क्योंकि जे की यूनिट और डायमेंशन कितनी होगी, तो कितनी हो जाएगी, करंट किस में होती है, एम्पियर में, और एरिया किस में होता है, मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट हो जाएगी। ओके, तो ये हमारा करंट डेंसिटी। अब हम जब कंडक्टर्स की बात करें, जनरली हम इस चैप्टर में रेजिस्टेंस जो हमने पहले पढ़ा था उसी तरीके से और से निकालेंगे। तो कंडक्टर्स की जब हम बात करते हैं तो उनमें फ्लो कैसे होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या आती है, उसको देखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि जो इलेक्ट्रिक जो कंडक्टर होता है, मेटेलिक कंडक्टर होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होता है, जो चार्जेस जो फ्लो होते हैं वो कैसे फ्लो होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज, जैसे हम किसी कंडक्टर की बात करते हैं कि जनरली कंडक्टर है उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, तो जब तक आपने इस पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया, मतलब बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में जब तक ये इलेक्ट्रॉन होंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर रहा है, एक यहाँ मूव कर रहा है, एक यहाँ मूव कर रहा है, एक यहाँ मूव कर रहा है, मतलब इनका मोशन कैसा हो जाएगा, रैंडम। तब तक इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो ये रैंडम मोशन हो जाएगा, कोई किधर घूम रहा है, कोई किधर घूम रहा है, किसी पे कोई भी फोर्स अप्लाइड नहीं हुआ, लेकिन तो इनका जो मोशन है वो रैंडम मोशन हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप इस पर व्हेन वी अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पर विद्युत क्षेत्र अगर आरोपित कर देते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये एक अलाइन होकर विद्युत क्षेत्र के कारण जो अब इलेक्ट्रिक फील्ड लगा, इन सभी इलेक्ट्रॉन्स से क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, और ये एक ही डायरेक्शन में मूव करने लग जाएंगे। और जब एक डायरेक्शन में मूव करने लग जाएंगे तो इन सबकी वेलोसिटी को हम एक नाम देते हैं अपवाह वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसको हम वी से लेंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, द फ्लो ऑफ द चार्जेस इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, अब इनकी जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाती है उसके बाद क्या होगा कि इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए हम एक एक्सप्रेशन निकालना चाहेंगे कि उसकी वैल्यू कितनी होती है। अब हम कह रहे हैं कि जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है तो उसकी फोर्स F इज इक्वल टू हमेशा रहता है F इज इक्वल टू ma। ओके, और फोर्स कौन सा लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स में Fe की वैल्यू क्या हो जाएगी, E चार्ज और E अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड।
ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। जब हम इन दोनों इक्वेशंस को कंसीडर करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है E इज इक्वल्स टू ma, और इससे अगर हम a की वैल्यू निकालना चाहें तो आ जाएगा E/m। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन हो गया, मतलब जब उनपे फोर्स लगेगा तो जो चार्जेस होंगे वो एक्सेलरेट होंगे, मतलब और तेज गति करने लग जाएंगे। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी a इज इक्वल्स टू E/m। अब हम जनरल हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, गति की पहली समीकरण क्या है, b इज इक्वल्स टू u प्लस a। तो जब सारे चार्जेस एक साथ मूव कर रहे हैं तो उनकी एवरेज वेलोसिटी निकालें। एवरेज वेलोसिटी को हमने कभी क्या नाम दिया था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ऐसे एवरेज इनिशियल वेलोसिटी प्लस a इंटू टी। आप जानते हैं कि जब सारे जो इनिशियल वेलोसिटी u की जो वैल्यू होगी, एवरेज वैल्यू होगी 0, क्योंकि सारे जो चार्जेस हैं वो कैसे मूव कर रहे हैं, रेंडमली मूव कर रहे हैं, तो उनकी एवरेज जो वेलोसिटी होगी उसकी वैल्यू 0 होगी। तो जब इनको निकालना चाहेंगे तो वैल्यू आ जाएगी vd एवरेज इज इक्वल्स टू a। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, E/t। और जब इसकी सारी जो वेलोसिटी होगी वो कहलाएगी t की जगह हम यूज करेंगे τ/m। हाँ ठीक है, अब E τ/m होगी। अब ये τ क्या है, τ को हम कहते हैं τ इज द रिलैक्सेशन टाइम। अब ये क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम वो टाइम होता है जब वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है, यहाँ दूसरे इलेक्ट्रॉन से टक्कर हुई तो यहाँ मूव किया, यहाँ मूव किया। तो दो टक्कर के बीच में का जो उसका टाइम पीरियड जो होता है वो कैसा कहलाता है, रिलैक्सेशन टाइम। मतलब उसमें उस टाइम पीरियड में इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, रिलैक्स होता है, तो उसे क्या नाम दिया, रिलैक्सेशन टाइम। तो जब एवरेज सब इन टाइम्स को निकाले तो वो हमारा हो जाता है टॉ। तो ये हो जाएगा E τ/m। दिस इज द एक्सप्रेशन फ्रॉम फॉर द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, इसके बाद हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक्स है। ओके, बाय।